हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आज ही के दिन हैवेल्स इंडिया के नंबर्स भी आए हैं, उस नंबर्स को भी मैंने अपने चैनल पे कवर किया। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, आपको ये वीडियो भी काफी नॉलेजेबल लगेगा। तो मैंने डिटेल में यहाँ पे चर्चा करी कि किस प्रकार के नंबर्स हैवेल्स इंडिया के रहे हैं। तो चलिए इस नंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, Q4 का रिजल्ट कल से ज्यादा जारी है एंड एक और दिग्गज आईटी कंपनी के नंबर आज के दिन आ गए हैं और दिग्गजों में ये कंपनी टॉप 5 में आती है। एंड कंपनी का नाम आप पढ़ ही सकते हैं, HCL टेक। तो HCL टेक्नोलॉजी के नंबर है लगभग लगभग 5:45 के आसपास ये नंबर आए हैं। तो चलिए नंबर को स्टडी कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने ओपन कर लिया यहाँ पे HCL के नंबर्स। तो सबसे पहले HCL भी डिविडेंड के लिए जाना जाता है। तो HCL ने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दे दिया है 18 रुपए का। ठीक है, तो आप नोट करके रख सकते हैं यहाँ पे 18 रुपए का डिविडेंड के हिसाब से आपको कितने रुपए मिलने वाले। और इसके लिए जो है पेमेंट डेट द सेड इंटरम शेल बी बाय May 6 एंड द पेमेंट डेट ऑफ द सेड इंटरम डिविडेंड तो 6 मई को इतनी जल्दी आ जाएगा रिकॉर्ड। अच्छा, तो 6 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाएगा। जो हैवेल्स वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या फर्क होता है। तो इंटरिम डिविडेंड में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लगता है, जो भी बोर्ड डिसाइड करता है और अप्रूव कर देता है तो वो सीधा आपके अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो 18 रुपए का डिविडेंड आपको 6 मई तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और वैसे भी HCL हो, TCS हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आमतौर पे हर क्वार्टर में आपको एक डिविडेंड का तोहफा दे ही देती हैं। तो चलिए नंबर्स पे जंप कर लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर्स भी हमें मिल गए, यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले मार्च के फिगर्स, मार्च 2025, दिसंबर 2024 एंड मार्च 2024। तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो इनकम है इस बार का 30,695। 3 महीने पहले था 30,367। एक साल पहले था 28,915। तो आप देख सकते हैं इनकम एकदम फ्लैटिश है। ईयरली हल्का फुल्का जंप है, लेकिन मैं इसको फ्लैटिश ही बोलूंगा। कोई बहुत ज्यादा जंप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये बड़ी कंपनीज है। तो अगर आप ये सोचेंगे 28,000 का एक साल बाद ही सीधा 38,000 या 40,000 करोड़ हो जाएगा, तो ऐसा कर पाना इन कंपनीज के लिए एकदम से पॉसिबल नहीं होता। हाँ, एक तरह से पॉसिबल हो सकता है कि ये सामने वाले किसी बड़ी अच्छी खासी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर ले, तो ये चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। नहीं तो एकदम से इतनी बड़ा जंप लाना इन कंपनीज के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनका बेस बहुत बड़ा होता है और ये कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। तो खर्चे हैं इस बार के 24,960। 3 महीने पहले थे 24,235 एंड एक साल पहले थे 23,646। तो खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह भी नहीं दिया, प्योर प्रॉफिट, प्योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो वो है इस बार का कंपनी का 5,735। 3 महीने पहले था 6,132। एक साल पहले था 5,269। तो ईयरली हो तो अच्छी जंप है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे डाउन परफॉर्मेंस जरूर है। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। टैक्स वगैरह पे करने का जो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो है इस बार का 4,309। 3 महीने पहले था 4,594। एक साल पहले था 3,995। तो ईयरली काफी अच्छी खासी जंप है प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में वहां पे डाउन परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं एकदम ओके ओके नंबर से, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद अर्निंग पेयर शेयर भी देख सकते हैं। बेसिक इस बार का है 15.90। 3 महीने पहले था 16.94 एंड एक साल पहले था 14.72। तो कुल मिला के एकदम ओके ओके नंबर्स हैं, एकदम सुस्त ही नंबर्स हैं। कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं, किस किस सेगमेंट से कैसा बिजनेस हुआ है। तो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज, यहां से कंपनी ने कमाया है 22,186। 3 महीने पहले था 21,803। एक साल पहले था 21,209। तो यहाँ पे ठीक ठाक ही कंपनी ने बिजनेस करके दिखाया। तो बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पे आईटी, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स एंड इंश्योरेंस वगैरह कंपनियां जो आती है वहां का बिजनेस भी है। तो काफी अच्छी चीज है। यहाँ पे हमने देखा था TCS और इन्फोसिस ने भी अच्छा किया था।
लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स जो टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है जिससे यूएस में रिसेशन आने का खतरा है और जो क्लाइंट्स है वो अपने बजट्स को काट सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स को, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज की बात करें तो वो है 5162, 3 महीने पहले था 4798 एंड एक साल पहले था 4609। तो यहाँ पे काफी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस जो है एचसीएल ने करके दिखाया इस वाले वर्टिकल में, लेकिन ये वर्टिकल कंपैरिजन में देखा जाए तो 4 गुना से भी छोटा है, 4 गुना छोटा है। ठीक है, उसका एचसीएल सॉफ्टवेयर की बात करें 2898, 3289, 2681। तो ईयरली ठीक है, क्वार्टरली यहाँ पे डाउन ही देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के बात करें एकदम ओके ओके टाइप के नंबर है, कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है और वो कोई बहुत ज्यादा खराब नंबर भी नहीं है, मैं ये सीधा सीधा कहूँ। तो एस्टिमेट्स वगैरह भी एक बार देख लेते हैं किस प्रकार के रहे। तो एचसीएल टेक Q4 प्रॉफिट डिप्स 6.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्जिन्स नैरो, तो मार्जिन भी थोड़े कम हुए। एचसीएल टेक्नोलॉजी रिपोर्टेड है नेट प्रॉफिट ऑफ 4307 करोड़ फॉर द Q4, स्लाइटली अबव द एस्टिमेट्स ऑफ 4300 करोड़। तो मतलब जितने एस्टिमेट्स से उस एस्टिमेट्स के आसपास ही नंबर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट डाउन 6.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6% का डिप जरूर है, यहाँ पे डाउन जरूर है। रेवेन्यू रोज हुआ है 1.2 ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 30,246 करोड़, जस्ट शाई ऑफ द 13,273 करोड़ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट्स के आसपास ही इनके रेवेन्यू भी आया, तो एस्टिमेट्स के आसपास ही है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एस्टिमेट से ऊपर भी नहीं आया, नीचे भी नहीं आया, एकदम मतलब इन लाइन ही आया, जो एस्टिमेट से उसी प्रकार के नंबर आया। तो हाँ, मार्जिन लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 19.5 से मार्जिन घटकर 18% पर आ गए हैं, जो कि थोड़ी सी खराब बात जरूर होती है, क्योंकि जितने मार्जिन कम होंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद एचसीएल भी गाइडेंस देता है इन्फोसिस की तरह। तो एक्सपेक्टेड ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 2 to 5% कांस्टेंट करेंसी बेसिस। तो इन्फोसिस से तो हालांकि अच्छी दी है, इन्फोसिस ने 1 से 3% दिया था, इन्होंने एटलीस्ट 2 से 5% की रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। उसके बाद सर्विस रेवेन्यू ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 2 to 5% कांस्टेंट करेंसी बेसिस एंड मार्जिन के लिए भी उन्होंने बताया 18 से 19% के बीच के ही मार्जिन रहने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए नंबर्स ओके ओके ही है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, लेकिन कमेंट्री भी ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है वही चीज हमने सेम विप्रो के नंबर्स में भी डिस्कस करी थी, टीसीएस में भी, इन्फोसिस में भी, कि ग्लोबल हेडविंड्स बहुत ज्यादा है एंड यूएस में रिसेशन आएगा तो इन कंपनीज की बैंड तो साथ के साथ बज ही जाएगी। उसके बाद बेसिक चीजें भी देख लेते हैं। 4 लाख करोड़ की कंपनी, तो एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप हाथी कंपनी है ये भी। स्टॉक भी 23 का है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है एंड ये देखना पड़ेगा आपको। और इंडस्ट्री पी से भी सस्ता मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात जरूर है। प्राइस टू बुक के हिसाब से करें तो इंडस्ट्री प्राइस टू बुक से भी नीचे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में पिटाई के कारण ये स्टॉक जो है काफी सस्ता होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देखिए ये तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और सेबी रजिस्टर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, और वैसे भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ देखिए हो सकता है कि यहाँ से जंप आ जाए, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स इतने ज्यादा हैं, अगर यूएस जो है रिसेशन में जाता है तो इन कंपनीज का बिजनेस में इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो चाहे स्टॉक, देखिए चीज क्या है ना, अगर स्टॉक सस्ता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसको जाके ले लेंगे तो वहां से आपका पैसा बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक सस्ते हुए क्यों, क्योंकि यूएस में रिसेशन आने का खतरा है, और अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो इन कंपनीज के बिजनेस अपने आप ही डाउन हो जाएंगे, तो यहां से ये और भी सस्ते हो सकते हैं। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सस्ते हो गए हैं स्टॉक, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट वहां पे जाके ले लो, क्योंकि हेडविंड्स इतने ज्यादा खराब है, ग्लोबल मार्केट इतना ज्यादा अनसर्टन है इस वक्त कि हो सकता है ये और भी सस्ते प्राइस पे आपको मिल सकते हैं भविष्य में। देखिए अगेन मुझे नहीं पता है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हो सकता है कल को डोनाल्ड ट्रम्प जी आके कह दे कि नहीं नहीं जो भी मैं करने वाला था सब मैंने कैंसिल कर दिया, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा इस बारे में। तो क्या ये स्टॉक जहां से क्रैश हुए थे ना वहां पे पहुंचने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने के अंदर ही आई थिंक 2000 के लेवल से एचसीएल नीचे आया, तो वहां पे पहुंचने में मुश्किल से 10-15 दिनों में ही वहां पहुंच जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी बाय सेल या होल्ड आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। ठीक है, पी रेशो की तो मैंने आपको बता ही दिया, 22 का है मीडियन पी।
5 साल के हिसाब से भी देखें तो, ठीक है। उसके बाद सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जंप कर लेते हैं। मार्च का आ गया, तो प्रोमोटर्स कांस्टेंट है, एफआईज ने हल्की सी बिकवाली करी है, डीआईएस ने हल्की सी खरीदारी करी है, एंड पब्लिक देखिए अगेन अच्छी खासी कंपनी है, लेकिन पब्लिक यहाँ पे देखिए ना के बराबर है एकदम 4.37। हैवल्स के नंबर में भी हमने देखा था ओनली 5.5% जनता उसमें उनके शेयर्स लेके बैठी हुई थी। यहाँ पे पब्लिक देखिए ओनली 4.37% की होल्डिंग है पब्लिक की, बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, क्योंकि इन स्टॉक्स के बारे में ज्यादा चर्चा होती ही नहीं है। जब ये स्टॉक भाग जाते हैं तब एक आध बार कहीं न्यूज चैनल पे आते हैं, और वैसे भी ये स्टॉक 1000-1500 रुपए के होते हैं तो लोगों को लगता है यार इसमें क्या ही इन्वेस्ट करना है, ये तो ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। पर ऐसा नहीं है, ये ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार वेल्थ जनरेट आप लोगों की करते रहते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है इनके मैनेजमेंट के पास। तो ये इन कंपनी में आपके पैसे देखिए डूबने को तो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनियां भी डूब जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चांस लेना ही हो, अगर कोई न्यू भी है उसको आना है, तो ऐसी कंपनी में आई थिंक जाना चाहिए, ठीक है। अगेन खुद की स्टडी करने के बाद ही, ठीक है, ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आई थिंक मैंने कवर कर ली है। तो ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रहना, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे जरूर रेफर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।